Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and this is the part 4 of unit number 3 heat treatment of steels of subject materials and metallurgy. In previous videos we have studied softening type of heat treatment process which includes annealing, diffusion annealing, thermal annealing, then your isothermal annealing. Okay, so these are the softening types of heat treatment processes which includes making steels softer as per the requirement of applications. And in today's video we are going to study exactly opposite of this softening process. We are going to study one of the hardening process. We are going to study the conventional hardening method. So without taking a lot of time, I'll begin with the class. Before that, I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video. Let us begin. Now hardening is a type of process in which the material is made harder. Okay, and we are going to study the conventional type of hardening process. Now when the word hardening comes in mind, or when the word hard comes in mind, it is usually associated with the hardness of the material. Okay, so this process is usually applied to the steels which need to be made harder so that their hardness is increased. Okay, जो स्टील्स है जिनको हमको हार्ड बनाना है, जिनकी हार्डनेस हमको इंक्रीज करना है, ऐसे स्टील्स के लिए हम क्या करते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो कन्वेंशनल हार्डनिंग प्रोसेस हम अभी स्टडी करेंगे. सो इन योर कन्वेंशनल हार्डनिंग, your hardening may be defined as rapid cooling of steel from austenite phase. Austenite phase से rapidly cool करना, इस मेथड को भी हम क्या बोलते हैं, हार्डनिंग बोलते हैं. Okay, it is also defined as rapid cooling of steel from austenite phase. Now what do you mean by rapid cooling? Rapid cooling का मतलब क्या है? Okay, what is the meaning of rapid cooling? Rapid cooling मतलब क्या करते हैं, हम उसको क्वेंच करते हैं. और क्वेंचिंग क्या रहता है या रैपिड कूलिंग क्या रहता है, इसके अंदर जो कूलिंग रेट है वो बहुत फास्ट रहता है. किसी भी हॉट स्टील को या हीटेड स्टील को फास्ट कूल करना मतलब क्या है, हमारा रैपिड कूलिंग. फटाक से इसको हम क्या कर देते हैं, कूल करते हैं. ओके, हम उसको हीट करते हैं, होल्ड करते हैं, देन रैपिडली क्विकली फास्ट रेट पर, फास्ट कूलिंग रेट पर हम क्या करते हैं, उस स्टील को कूल करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस रैपिड कूलिंग द मटेरियल गेट्स हार्डर एंड इट्स माइक्रोस्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम ऑस्टेनाइट, जो ऑस्टेनाइट है उससे इसका कन्वर्जन हो जाता है मार्टेनसाइट में. मार्टेनसाइट जो कि एक हार्ड फेज है. ओके, सो मार्टेनसाइट इज द हार्ड फेज. सो द रैपिड कूलिंग इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय इमर्सिंग द हीटेड स्टील इन अ लिक्विड बाथ. एक लिक्विड बाथ में क्या करते हैं हम, ये जो हॉट, ये जो हीटेड स्टील है इसको क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, मतलब डुबाते हैं. ओके, और जो लिक्विड बाथ है इट इज जनरली ऑफ वाटर का, पानी का या फिर ऑयल का है. ओके, जैसी हमको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज रहेगी वैसा इसका जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज होगा. ओके, सो द फास्ट कूलिंग ऑफ स्टील्स फ्रॉम ऑस्टेनाइट फेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेबल मार्टेनसाइट. ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन हो जाता है मार्टेनसाइट में. ओके, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस हार्डनिंग प्रोसेस इज हीटिंग. ओके, इट इज यूजुअल प्रोसेस. हीटिंग इन्वॉल्व्स completely heating. So here the component is to be made heated completely. जो भी कंपोनेंट है उसको पूरा हीट करना है, उसके हर एक कॉर्नर में, हर एक पार्ट में, हर एक एरिया में क्या जाना चाहिए, हीट पहुंचनी चाहिए. इस तरीके से क्या करेंगे, हम इस स्टील को हीट करेंगे. ओके, सो हीटिंग देम अप टू द ऑस्टेनेटिक रीजन. ऑस्टेनेटिक रीजन मतलब ये वाला जो रीजन है. ओके, इस रीजन तक क्या करना है, ये है हमारा गामा ऑस्टेनाइट. इस रीजन तक आपको क्या करना है, उसके ऊपर हीटिंग करना है. ओके, फॉर हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, जो भी स्टील्स इस रीजन में रहेंगे, मतलब जिनका कंपोजिशन 0.8% कार्बन से कम रहेगा, दे नीड टू बी हीटेड
अप टू A3 प्लस 50 डिग्री सेल्सियस। उनको A3 प्लस 50 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, आपको हीट करना है। अब ये है A3 टेम्परेचर हमारा, दिस इज द A3 टेम्परेचर से दिस ब्लू स्ट्रिप रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर रेंज ऑफ हार्डनिंग। सो आप A3 प्लस, ये जो बॉटम लाइन है इट रिप्रेजेंट्स 30 डिग्री सेल्सियस। सो A3 प्लस 30 और A3 प्लस 50 डिग्री सेल्सियस तक आप क्या कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका E3 740 है, ओके, सो प्लस 30 टू 50 तक क्या कर सकते हैं, उसको आप हीट कर सकते हैं। मतलब 740 से 780 तक, या सॉरी 740 प्लस 30 होगा 770 और प्लस 50 होगा हमारा 790 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, उसको हीट कर सकते हैं। फॉर व्हाट? हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। Similarly, for hypereutectoid steel, the temperature range is A1 plus 50 degree Celsius. So ये है हमारा A1, which is 727. So 727 से प्लस 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक आप क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। मीन्स 727 प्लस 30 होगा 757 डिग्री सेल्सियस और प्लस 50 होगा 777 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो 777 तक मैक्स आप क्या कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं। Okay, so this represents that temperature range, this blue strip. Okay, now there are some important points which are to be remembered. Okay, so these important points are like, if the temperature of heating hypoeutectoid steel is less than this A3 temperature. Okay, so if the temperature range of heating is less than this A3 से अगर नीचे आप उसको हीट करते हैं और उसको होल्ड करके कूलिंग करना शुरू करते हैं, तो जो भी स्टील रहेगा, इस स्टील के अंदर हमको प्रोयूटेक्टॉइड फेराइड दिखना शुरू होगा। अब ये प्रोयूटेक्टॉइड फेराइड मतलब क्या रहेगा, ये अगर मैं माइक्रो स्ट्रक्चर पकड़ूं तो इसके अंदर मुझे क्या दिखेंगे, अल्फा फेराइड के प्रोयूटेक्टॉइड्स। फेराइड के क्या दिखेंगे मुझे यहाँ पर, यस, ग्रेन्स दिखना स्टार्ट होंगे। सो प्रोयूटेक्टॉइड फेराइड यहाँ पर मुझे नजर आएगा। ओके, अब ये प्रोयूटेक्टॉइड फेराइड जो है, ये जैसे ही प्रोड्यूस हो जाएगा अगर आप इसको कम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, हीटिंग देम कंप्लीटली इसके लिए ही यूज किया है। अगर ये प्रोयूटेक्टॉइड फेराइड आपके स्टील में प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर इस टेम्परेचर रेंज पर, ओके, विच इज बिलो A3 टेम्परेचर, देन इट रिमेन्स एज इट इज इवन आफ्टर क्वेंचिंग। अब ये फेराइड जो है, अल्फा फेराइड जो है, इट इज ए सॉफ्ट फेज। ये कैसी फेज है, ये एक सॉफ्ट फेज है। सो अगर आपने क्वेंचिंग भी कर दिया, मतलब कूलिंग भी कर दिया, तब भी अगर ये फेज एज इट इज स्टील के अंदर प्रेजेंट है, सो दिस विल कॉज सॉफ्ट स्पॉट्स इन द स्टील्स में हमको क्या रहेंगे, जहां पर ये अल्फा के प्रोयूटेक्टॉइड फेराइड्स रहेंगे। सो प्रोयूटेक्टॉइड फेराइड जहां पर रहेंगे वहां पर हमको क्या दिखेंगे, सॉफ्ट स्पॉट्स दिखेंगे, विच विल लोअर द हार्डनेस, जिसकी वजह से हार्डनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जो भी स्टील्स हैं उनको प्रॉपर टेम्परेचर रेंज में कंप्लीट हीटिंग देना जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, सेकेंड पॉइंट इज, इफ इन प्लेन कार्बन स्टील्स हीटिंग इज नॉट डन अबव द ACM टेम्परेचर। अगर प्लेन कार्बन स्टील है तो ये ACM की जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर के टेम्परेचर रेंज में हमको क्या नहीं करना है, हीटिंग नहीं करना है। ओके, इन प्लेन कार्बन स्टील्स क्यों नहीं करना है, बिकॉज ACM इज अ स्टिफ लाइन, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एंड ड्यू टू विच ऑस्टेनाइट ग्रेन्स बिकम्स कोर्स। जो भी टेम्परेचर रेंज है ACM की, इट इज वेरी हाई। सो ये हाई टेम्परेचर तक आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ओके, और जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ऑस्टेनाइट जो है वो कोर्स होता है, ओके, अबो ACM। सो जो ऑस्टेनाइट कोर्स रहेगा उसको जब आप क्वेंच करोगे, इट विल फॉर्म अ कोर्स मार्टेनसाइट। कोर्स मार्टेनसाइट मतलब कैसा रहेगा, बहुत ब्रिटल वो मार्टेनसाइट रहेगा, इट विल बी वेरी ब्रिटल, सो इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर द एप्लीकेशंस। आप चाहोगे क्या, आपके मशीन्स के जो स्टील है या जो आपके प्रोडक्ट के स्टील्स जिसमें आप यूज कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें आप ब्रिटल मटेरियल यूज करो, नहीं। सो देयरफॉर इट शुड नॉट बी हीटेड अबव ACM टेम्परेचर। सेकंड थिंग, क्वेंचिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन मोर डिस्टॉर्शन।
तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा और जितना जल्दी आप उसको कूल करोगे, उसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल में डिस्टॉर्शन आता है, डायमेंशन चेंज होता है, रैपिंग होता है, वार्पिंग होता है। ओके, उसके साथ ही साथ में क्रैकिंग की भी चांसेस है। सो देयर आर चांसेस ऑफ क्रैकिंग, देयर इज चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, देयर इज चांसेस ऑफ डीकार्बोराइजेशन। डीकार्बोराइजेशन मतलब जिसमें से कार्बन का रिमूवल हो जाएगा। एंड मोर रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। तो ये रिटेन्ड ऑस्टेनाइट क्या है, ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, बट इट विल कॉज मोर रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। सो देयरफॉर जो हमारे प्लेन कार्बन स्टील्स है, दे शुड नॉट बी हीटेड above the ACM temperature. Okay, so remember that thing. और it is specifically for the hyper eutectoid steel। ये जो इस 0.8% के ऊपर के स्टील्स है उनके लिए है ये। दिस इज फॉर हाइपर, ओके, नॉट फॉर हाइपो। हाइपो में आप हीट कर सकते हैं, हाइपर में नहीं करेंगे। और जो यूटेक्टॉइड स्टील है जिसका परसेंटेज 0.8 है, तो इसको आप ACM मतलब A1 + 30 तक ही करोगे। ओके ओके, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, let us go ahead, let us see the stages of hardening. So second stage is holding or soaking. So it is similar to the regular one, जिसमें हम हर 25 mm थिकनेस या डायमीटर के स्पेसिमन को 1 घंटे के लिए क्या करेंगे, हीट करेंगे। सो होल्ड करेंगे। I am extremely sorry. We will hold the specimen for 1 hour for each 25 mm thickness. तो 50 mm का है तो 2 घंटे आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। So like that. So after heating you should hold the specimen, you should hold the steel for some duration. Okay. And after holding, since this is a stage where the structure is made uniform, okay, after this holding period कूलिंग इज डन, विच इज वेरी रैपिड। इसको हम बोलते हैं रैपिड कूलिंग। सो दिस इज नथिंग बट क्वेंचिंग प्रोसेस। इसको दूसरा नाम क्या है, क्वेंच करना, ठंडा करना। ओके, सो दिस क्वेंचिंग इज जनरली डन विथ द मीडियम लाइक वाटर और ऑयल, विथ अ मीडियम लाइक वाटर और ऑयल। सो द स्टील इज देन क्वेंच्ड एट वेरी फास्टर कूलिंग रेट। बहुत फास्ट उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। जैसे हीट किया है, जैसे होल्ड किया है, उसको निकालते हैं और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, पानी में या फिर ऑयल में उसको डुबा देते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत फास्ट वो कंपोनेंट कूल हो जाता है। एंड स्टील कंपोनेंट्स आर रैपिडली कूल्ड विथ कूलिंग रेट जस्ट एक्सीडिंग द क्रिटिकल कूलिंग रेट। जो क्रिटिकल कूलिंग रेट है, इससे और फास्टर कूलिंग रेट पर हम क्या करते हैं कि मटेरियल को कूल करते हैं, जिसकी वजह से जो भी गामा ऑस्टेनाइट है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मार्टेनसाइट। उसका कन्वर्जन होता है मार्टेनसाइट में, विच इज अ हार्ड फेज। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड, लेट अस सी द हार्डनिंग इन ट्रिपल टी डायग्राम। ट्रिपल टी डायग्राम में हार्डनिंग हम देखते हैं। सो जब मैं कंपोनेंट को कंप्लीटली हीट करता हूँ, कंप्लीटली होल्डिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब मैं उसको कूल करता हूँ, तो सबसे पहली चीज जो कूलिंग मीडियम में इस कंपोनेंट के कांटेक्ट में आती है, वो है कंपोनेंट का सरफेस। सो सरफेस क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट कूल होता है। ओके, और वही कूलिंग जो है वो कुछ समय के बाद में, कुछ देर के बाद में कोर तक पहुंचती है। कोर तक मतलब अगर मैं ये कंपोनेंट, अगर राउंड शेप का कंपोनेंट कंसीडर करूं, तो ये जो बाहर का एरिया है, दिस इज योर सरफेस। ओके, एंड दिस इज योर कोर, जो सेंटर वाला पार्ट है। सो ये जो सरफेस है, ये जो बाहर का पार्ट है, ओके, ये क्या होता है, जल्दी कूल होता है, बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कूलिंग मीडियम। वो पानी के ऑयल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, इसलिए ये जो है ये फास्ट कूल होगा। सरफेस विल गेट फास्टर कूलिंग, सबसे फास्ट सरफेस कूल होगा। और वही कूलिंग कोर तक पहुंचने में समय लगता है, मतलब कोर को ठंडा होने को थोड़ी सी देर लगती है, इसलिए कोर पे जो कूलिंग रेट है, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, सो सरफेस का कूलिंग रेट यहाँ पर आपको फास्ट दिखेगा। ओके, दिस इज फास्टर कूलिंग रेट एंड कोर इज लिटिल बिट स्लोअर। और ये जो ब्लैक कलर का आपको कर्व दिख रहा है, दिस इज योर क्रिटिकल कूलिंग रेट, विच इज जस्ट बाईपासिंग द नोज ऑफ ट्रिपल टी डायग्राम। जो ट्रिपल टी डायग्राम है, उसकी नोज को वो क्या कर रहा है, बाईपास कर रहा है। अब ये कूलिंग रेट के साथ में जब आप, दिस इज द कूलिंग, दिस इज कूलिंग प्रोसेस। सो ये कूलिंग रेट के साथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखने मिलता है,
इट इज मार्टेनसाइट स्टार्ट, यहाँ पर मार्टेनसाइट का स्टार्ट होता है और इस पोजीशन पे मार्टेनसाइट फिनिश होता है। सो दिस इज योर मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन। सेम इसके लिए भी यहाँ पर मार्टेनसाइट स्टार्ट होगा, यहाँ पर मार्टेनसाइट फिनिश होगा। ओके, अब जो क्वेंचिंग के बाद में मार्टेनसाइट फॉर्म होता है स्टील में, इट इज लिटिल बिट ब्रिटल। वो कैसा है, थोड़ा सा ब्रिटल है। सो दिस ब्रिटल मार्टेनसाइट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज इन योर एप्लीकेशंस। हम ब्रिटल स्टील को डायरेक्टली एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते। सो ये जो ब्रिटलनेस है इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा डिक्रीज करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं विच इज अगेन सिमिलर टू द सॉफ्टनिंग प्रोसेस। ओके, सॉफ्टनिंग की प्रोसेस के जैसी है। सो ये ब्रिटलनेस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी प्रोसेस करते हैं जिसके अंदर स्टील को इमीडिएटली हार्डनिंग होने के बाद में क्या किया जाता है, हीटिंग किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक, फिर से होल्डिंग किया जाता है एंड नॉट अबव द ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर। ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर तक नहीं, तकरीबन 200 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये टेम्परेचर रेंज है। इस रेंज तक उसको हीट किया जाता है एंड देन होल्ड करके उसको क्या करते हैं, हम कूल करते हैं इन द एयर, बिकॉज ऑफ विच द ब्रिटल मार्टेनसाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ हार्ड मार्टेनसाइट which is a little bit more ductile as compared with this brittle martensite. Okay, so this is your hardening in triple T diagram. The next one is the microstructure change. So how the microstructure is going to get changed? So austenite is getting converted into martensite by rapid cooling. सो रैपिड कूलिंग के बाद में जो भी ऑस्टेनाइट है इसका कन्वर्जन मार्टेनसाइट होगा। सो मार्टेनसाइट कैसा नजर आता है, सो मार्टेनसाइट लुक्स लाइक दिस। उसके नीडल्स जैसे रहते हैं, हमारी सुई जो रहती है उस तरीके के उसके ब्लैक हमको नीडल्स देखने मिलती है माइक्रोस्ट्रक्चर में। सो इसको बोलते हैं नीडल्स ऑफ मार्टेनसाइट। इस तरीके से उसकी नीडल्स हमको माइक्रोस्ट्रक्चर में देखने मिलती है। ओके, सो दिस इज द माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज इन योर हार्डनिंग प्रोसेस। ओके, और माइक्रोस्कोप के अगर नीचे हम इसको देखें, सो अंडर मार्टेनसाइट अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस। सो दिस इज योर मार्टेनसाइट, ये एक्चुअल मार्टेनसाइट है ये वाला, और साथ ही साथ में ये भी एक्चुअल वाला मार्टेनसाइट है, बट जो जूम की रेंज है वो अलग है। दिस इज एट 50 माइक्रॉन एंड दिस इज माइक्रॉन मीटर एंड दिस इज एट 100 माइक्रॉन मीटर। सो ये ज्यादा जूम करके देखा है, ये कम जूम करके देखा है। सो ये दिख रहे हैं आप, शार्प एजेस नीडल्स दिख रही है यहाँ पर। सो दीज आर द नीडल्स ऑफ ऑल दीज ब्लैक नीडल्स आर ऑफ मार्टेनसाइट। ये सभी ब्लैक जो पोर्शन है ये मार्टेनसाइट है। सो दिस इज हाउ योर मार्टेनसाइट लुक्स अंडर योर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ओके, सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ डूइंग हार्डनिंग प्रोसेस? सो फर्स्ट पर्पज इज टू मेक स्टील्स हार्डर, सो इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ स्टील, स्टील की हार्डनेस बढ़ाने के लिए। दूसरा, उसका वेयर एब्रेजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, स्क्रैचिंग रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। ये स्टील्स आसानी से स्क्रैच नहीं हो पाते हैं, जैसे कि हमारा हाई स्पीड स्टील है उसके ऊपर हार्डनिंग प्रोसेस की रहती है। ओके ओके, तो इसलिए वो जल्दी से स्क्रैच नहीं होता है। देन टू इंक्रीज इट्स सर्विस लाइफ, जो स्टील है उसकी सर्विस लाइफ मतलब काम करने का जो लाइफ है उसका वो इंक्रीज करने के लिए भी क्या करते हैं, हम हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? बिकॉज द स्टील्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर हार्डनिंग आर ब्रिटल। जो भी स्टील्स है ये हार्डनिंग करने के बाद में कई बार ब्रिटल रहते हैं। इसके लिए हमको एक और एडिशनल प्रोसेस करना पड़ता है विच इज फॉलोड बाय हार्डनिंग, इट्स कॉल्ड एज टेम्परिंग प्रोसेस। इसको हमको टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है जिसकी वजह से वो ब्रिटलनेस रिमूव की जाती है। ओके, और स्टील्स हार्ड बनते हैं। इसके लिए हमको हार्डनिंग के बाद में और टेम्परिंग प्रोसेस भी करना जरूरी है। ओके, सो दिस इज अबाउट डिसएडवांटेजेस। So because of hardening there are certain defects that occur in the steels. So let us see which are the different hardening defects. Okay, hardening के defects कौन से हैं वो देख लेते हैं. So steels too soft is one of the defects of hardening. Steel soft रह गया है, हमको क्या बनाना है, स्टील को हार्ड बनाना है, but it has remained as soft steel. So ये क्या है, उसमें डिफेक्ट है. ये क्यों आता है? 3 वजह से आ सकता है. एक हीटिंग की वजह से आ सकता है, क्वेंचिंग की वजह से आ सकता है और एक टेम्परिंग की वजह से भी आ सकता है. सो दीज आर द 3 रीजंस विच कॉजेस डिफेक्ट इन अ स्टील. सो हीटिंग में क्या होगा, अगर स्टील सॉफ्ट है सो इससे हीटिंग का क्या रिलेशन है,
सो हार्डनिंग टेम्परेचर अगर कम है, मतलब अगर मैंने उसको 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर नहीं हीट किया, ओके, से 600 डिग्री तक ही हीट किया है, सो 600 डिग्री पर ऑस्टेनाइट बनता है क्या? नहीं, इट फॉर्म्स एट 727. सो स्टील ऑटोमेटिकली क्या रह जाएगा, जो भी इसकी फेज है 600 डिग्री पर वो परलाइट है, तो परलाइट का फिर मार्टेनसाइट में कन्वर्जन होता है, सो इट विल रिमेन सॉफ्ट. ओके, सो टेम्परेचर रेंज अगर बहुत कम है, सो इट अगेन कॉजेज स्टील्स टू रिमेन सॉफ्ट. ओके, बहुत कम हीटिंग करना, कंप्लीटली हीटिंग नहीं करना, ये भी एक रीजन हो सकता है. जैसे कि ये पूरा पोर्शन है, बहुत बड़ा कंपोनेंट है और सिर्फ आधे पोर्शन में हीटिंग पहुंची है, मतलब कोर तक हीट नहीं पहुंची है, सिर्फ सरफेस पे हीट हुआ है, तो सिर्फ सरफेस पे स्टील क्या होगा, हार्ड होगा, कोर पे सॉफ्ट रह जाएगा. ओके, वर्क पीस की साइज भी बहुत मैटर करती है. वर्क पीस टू मच कूल्ड प्रायर टू क्वेंचिंग, क्वेंचिंग के पहले ही क्या हो गया है, वर्क पीस को आपको कैसा करना पड़ता है कि जैसे ही आपने हीट किया उसको निकाल के हम फर्नेस से निकाल के वाटर में डाल देते हैं या ऑयल बाथ में डालते हैं. सो इस बीच में अगर बहुत टाइम लग गया, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो स्टील्स रिमेन सॉफ्ट. ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्वेंचिंग ऑन दिस डिफेक्ट? क्वेंचिंग बाथ का टेम्परेचर जो है, क्वेंचिंग बाथ कैसा होना चाहिए? कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए. ओके, जितना ज्यादा ठंडा वो क्वेंचिंग बाथ रहेगा उतना ज्यादा कूलिंग रेट हमको वहां पर मिलेगा. अब रिपीटेड क्वेंचिंग जब होती है किसी कूलिंग बाथ में, तो उस कूलिंग बाथ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ओके, अब वो ठंडा है क्या? नहीं, इसलिए वो उतना हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा क्या? नहीं. अगर वो उतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो आपका कूलिंग रेट क्या हो जाएगा? यस, इट विल गेट डिक्रीज, कूलिंग रेट कम हो जाएगा एंड हेंस आपका जो स्टील है इट विल रिमेन सॉफ्ट. सो क्वेंचिंग बाथ टू हॉट इज ऑल्सो रीजन, क्वेंचिंग बाथ टू स्मॉल इज ऑल्सो रीजन. बहुत बड़ा स्पेसिमन है, छोटा सा बाथ है, तो उतना ज्यादा वो कूलिंग नहीं दे पाएगा. गलत क्वेंचिंग मीडियम यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो स्टील्स विल रिमेन सॉफ्ट. टेम्परिंग टेम्परेचर, टेम्परिंग का क्या इफेक्ट रहेगा अगर टेम्परिंग कर रहे हैं हम? सो टेम्परिंग शुड बी डन बिटवीन 200 टू से 450 टू 500 डिग्री, मैक्स टू मैक्स 500 डिग्री सेल्सियस. ओके, टेम्परिंग का ये टेम्परेचर है. ओके, सो 200 से 500 डिग्री तक हमको क्या करना है, टेम्परिंग करना है. अगर इससे ज्यादा और अगर आप उसको टेम्परेचर पे ले जाते हैं, सो वो स्टील जो है वो सॉफ्ट बन जाएगा एंड हेंस यू विल सी द एंड रिजल्ट एज ए सॉफ्ट स्टील. ओके, रॉन्ग टेम्पर कलर का इस्तेमाल करना, मतलब रॉन्ग टेम्परिंग टेम्परेचर का इस्तेमाल करना. ओके, अगर आप बहुत स्लोली कूल कर रहे हैं टेम्परिंग के बाद में, तो भी हमारा स्टील जो है वो क्या रहेगा, सॉफ्ट रह जाएगा. ओके, सो दीज आर द डिफेक्ट्स, दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट्स. देन स्टील्स इरेगुलरली हार्ड, इरेगुलर हार्ड मतलब ये अगर स्टील का कंपोनेंट है तो यहाँ पर हार्डनेस अलग है, इस रीजन में हार्डनेस अलग है, इस रीजन में हार्डनेस अलग है. दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय 3 डिफरेंट थिंग्स. हीटिंग अगर है तो इरेगुलर अगर हीटिंग हुआ है, मतलब जिस रीजन में हीटिंग ही नहीं हुआ है वहां पर स्टील सॉफ्ट रह जाएगा, जहां पर हीटिंग हुआ है और जहां पर क्वेंचिंग हुआ है वहां पर स्टील हार्ड हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट हार्डनेस विल बी इरेगुलर इन द क्रॉस सेक्शंस. ओके, सो इरेगुलर हीटिंग, सल्फर टेकिंग इन फ्रॉम फ्यूल गैस, स्केल्ड वर्क पीस अगर है तो उसकी वजह से भी होता है. स्टिकिंग मेल्टिंग बाथ व्हेन यूजिंग मेल्टिंग बाथ, मेल्टिंग बाथ अगर चिपक गया तो उसकी वजह से भी होता है. ओके, सो क्वेंचिंग की वजह से क्या होगा, अगर टू बिग टोंग्स अगर यूज की गई, जितनी बड़ी टोंग रहेगी उतना बड़ा आपका वर्कपीस आप होल्ड कर पाओगे, पर उतना टोंग क्या करता है, उतना एरिया जो है आपके वर्कपीस पे का कवर कर लेता है, जिस वजह से उस एरिया में प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाता है. सो जिस वजह से वो एरिया सॉफ्ट और उसके आजू बाजू वाला एरिया हार्ड रह जाता है. वेपर बबल्स अगर आ गए तो इस वजह से भी होता है. ओके, आपका क्वेंचिंग बाथ अगर टू मच क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स आपने क्वेंचिंग बाथ में रखे हैं, तो भी ये जो है स्टील्स इरेगुलरली हार्ड हमको नजर आते हैं. देन टेम्परिंग की वजह से जो होता है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ इरेगुलरली हीटिंग. अगर इरेगुलर हीटिंग है, कम ज़्यादा हीटिंग हो रही है, तो भी ये चीज़ हमको डिफेक्ट्स में नजर आएगी. देन नेक्स्ट थिंग इज स्टील्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, ये भी ज़्यादा हार्ड होना भी एक डिफेक्ट है. अब ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ टू हाई हार्डनिंग टेम्परेचर. फिर से ज़्यादा हाई हार्डनिंग टेम्परेचर है तो जिसकी वजह से मटेरियल ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा ब्रिटल बन जाता है. ओके,
क्वेंचिंग मीडियम, बहुत कोर्स अगर क्वेंचिंग मीडियम यूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा कूलिंग रेट यूज़ कर लिया, तो भी क्या होगा, स्टील हार्ड बन जाएगा बहुत ज़्यादा। टेम्परिंग टेम्परेचर बहुत कम रख लिया आपने, 200 से 500 का रेंज है, हमने 150 तक ही हीट किया, उसको क्वेंच कर दिया, देन अगेन इट विल ऑल्सो बी रिमेनिंग एज हार्ड और ब्रिटल स्टील। ओके, सो ये टेम्परिंग की वजह से होगा। डिस्टॉर्शन भी आता है वर्क पीसेस में, ये क्यों आता है, ड्यू टू ग्रेट क्रॉस सेक्शन, बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन, अगर डिफरेंस है हमारे हीटिंग का, मतलब क्रॉस सेक्शन में बहुत डिफरेंस अगर आ गया है हीट में, जैसे कि अगर मैं ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर पकड़ूं, तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में बहुत अच्छे से हीटिंग हुआ है, इस पोर्शन में हीटिंग नहीं हुआ है, ये वाले में, तो क्या होगा, ये जो हीटिंग वाला पोर्शन है, ये क्या करेगा, इस दूसरे पोर्शन के साथ में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा। ये जो पोर्शन है ऑटोमेटिकली डिस्टॉर्ट होगा और ये पूरे शेप पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ओके, इसके क्वेंचिंग का क्या इफेक्ट है, इसकी वजह से क्वेंचिंग की वजह से ये डिफेक्ट कैसा क्रिएट होता है, तो अगर कूल डाउन टू कोर्सली, अगर बहुत कोर्सली अगर आप उसको कूल डाउन करते हैं, इमर्ज्ड रॉन्ग, अगर गलत डायरेक्शन से, गलत तरीके से अगर पानी में डुबाया गया, तो भी डिस्टॉर्शन वर्क पीस में आता है। ओके, वर्क पीस विथ क्रैक्स भी आते हैं, अगर इरेगुलर हीटिंग हुई है, बहुत शार्प स्क्रूइंग नॉट कवर्ड, देन इट ऑल्सो कॉजेज वर्क पीस विथ क्रैक्स, एंड इरेगुलर अगर पंचिंग है, देन ऑल्सो इट कॉजेज क्रैक्स इन द वर्क पीसेस में क्रैक्स इरेगुलर पंचिंग की वजह से और इरेगुलर हीटिंग की वजह से जनरली आते हैं। ओके, सो अगेन इफ यू सस्पेंड इन रॉन्ग वे, अगर आप वर्क पीस को गलत तरीके से क्वेंच में पकड़ रहे हैं, क्वेंचिंग बात में अगर पकड़ रहे हैं, टोंग से अगर आप उसको डुबा रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से आपने उसको डुबाया है, आधा वर्क पीस ऊपर है पानी के, आधा वर्क पीस पानी के नीचे है, तो जिस वजह से क्रैक्स उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले हैं। ओके, सो इरेगुलरली एंड टू मच हीटिंग कैन कॉज क्रैक्स। शार्प स्क्रूइंग नॉट कवर्ड, शार्प स्क्रू अगर से स्क्रूइंग है तो वो कवर नहीं की गई, तो भी क्रैक्स आएंगे। एंड इफ इट इज़ नॉट प्री हीटेड, अगर प्री हीट नहीं किया आपके स्टील को, तो भी क्या होगा, उसके अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस होगा। सो दीज आर द वेरियस हार्डनिंग डिफेक्ट्स। So this was all about hardening and hardening defects. In next video we'll cover some more related with hardening, like tempering, which are the various tempering processes, and then we'll continue with the heat treatment process. Till then, please stay safe, stay at home and keep learning. Thank you.